चलो दिख रहा है आप लोग का पीडीएफ? आवाज अच्छी है, मतलब आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। तो आज देखिए 5 फरवरी का न्यूज है। क्या है ना कि 1 फरवरी को क्या हुआ है, बजट पेश हुआ है। तो पेपर में आपका आया था 2 फरवरी को, तो ग्लिम्स आया हुआ था। अब क्या है ना कि एडिटोरियल में थोड़ा थोड़ा करके वो आते रहेंगे बजट से रिलेटेड। एक दिन आप लोग को न्यूज बताए थे, रूफ टॉप फ्लोर, रूफ रूफ टॉप सोलर पैनल। याद है थोड़ा बहुत, अगर याद होगा तो? 2 तो उसमें क्या था कि ये चीज नहीं क्लियर कट नहीं किया गया था कि इस योजना के अंदर क्या क्या लाया जाएगा, ठीक ना? तो अब पता चला है, तो पढ़ते हैं। तो योजना का क्या नाम है? रूफ टॉप सोलर पैनल, ये याद रखिएगा सर ये स्कीम है ना? जी। क्या है ना बोल सर? कुछ बोल क्या बोल रहे हैं? ये एक स्कीम है ना? हाँ हाँ, कहते रूफ ना। सोलर पैनल, रूफ टॉप सोलर पैनल, हाँ, ठीक। गवर्नमेंट का स्कीम है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, किस में आती है? जीएस पेपर 2 में। हम्म। अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। और तो बजट में जो भाषण दिया, उनमें ये चीज को एक्सप्लेन किया गया कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, टू सप्लाई पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड इन द कंट्री यूजिंग रूफ टॉप सोलर पैनल। तो पूरे देश में कितने आदमी को दिया जाएगा ये? 1 करोड़। समझे? 1 करोड़ घरवासी को ये चीजें दिया जाएगा ये स्कीम के अंदर, सोलर पैनल। तो इससे क्या होगा? तो इसमें जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 15,000 जो है पर ईयर क्या होगा उनका बचत होगा रुपये का। कैसे, देखते हैं। कहता है व्हाट इज नॉन सो फार इज दैट हाउस होल्ड दैट हैव ए मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ लेस देन 30 यूनिट्स ए मंथ विल बी एबल टू इंस्टॉल ए मिड साइज सिस्टम 12 किलोवाट विद द गवर्नमेंट बियरिंग द एक्सपेंस। अब देखो क्या करा है। करा है कि जिन भी व्यक्ति को, मतलब जिन भी घर वाले को एक मंथ में कितना बिजली यूनिट खपत हो रहा है? 300 यूनिट्स, ठीक है ना? तो 300 अगर यूनिट्स बिजली उनको लग रहा है, तो कितना हो गया डेली का? 10 यूनिट। और 10 यूनिट कम नहीं होता है, बहुत होता है। समझ गया? 4-5 यूनिट जनरली चलता है, एसी भी लगा दोगे तो भी बहुत हो गया, 300 यूनिट। तो उनको जो है कितना लगाना पड़ेगा सोलर पे, कितना वाट का? तो देखो, ये 12 किलो वाट नहीं है, कितना है? 1 to 12, ठीक ना? तो 1 से 12 किलो वाट का क्या करेगा? सोलर पैनल लगा देगा, उतना बिजली आ जाएगा। अब देखिए 300 यूनिट हुआ ना, अगर आप जोड़ लो तो कितना है? 6 या 7 रुपये यूनिट है बिजली में। कितना हो गया जी? 18,000 हो गया ना? तो वही 15,000 जो है। अच्छा, नहीं ये तो एक ही महीना का होगा। 1800 हो गया। अच्छा, 1800 हुआ ना? अच्छा अच्छा, सर वही तो कह रहे हैं, 1800 रुपया हुआ। ठीक है, 1800 रुपीज हुआ, तो एक साल जोड़ के वही बताया कि 15,000 साल में बचेंगे। अच्छी बात है, लगाना चाहिए, आप लोग सर भी लगा मुझे सकते। समझ नहीं आ रहा ये लाइन। अ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना रूफटॉप सोलर पैनल, उनके हम्म। लिए है जिनके घर में बिजली की खपत कितना होती है? 300 यूनिट्स पर मंथ। अगर आपके घर में एक महीने में 300 यूनिट की बिजली की खपत होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये लगवा सकते हैं, ठीक है, सोलर पैनल। अभी देखेंगे इसमें कितना सब्सिडी मिलेगा, पढ़ते हैं। कहता है एज ऑफ टुडे रूफटॉप सोलर सिस्टम्स आर सब्सिडाइज्ड अप टू 40% विद द रिमाइंडर हैविंग टू बोर्न बाय द कस्टमर। तो पहले क्या था कि 40% जो था किसको पे करना है? गवर्नमेंट। और 60% किसको पे करना है? कस्टमर को। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए 10,000 हुआ, तो 10,000 का क्या हो, 10,000 का सोलर पैनल लिए तो सरकार आपको कितना देगा सब्सिडी? 4,000। बाकी 6,000 कितना किसको लगाना पड़ेगा? खुद को लगाना पड़ेगा, कस्टमर को लगाना पड़ेगा। अब ये जो पॉलिसी को प्रपोज किया गया, कौन सा? रूफटॉप सोलर पैनल। तो इसके अंदर क्या किया गया? इस 40% को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 40%, सॉरी 60% कर दिया गया। तो कितना बढ़ गया? 20% बढ़ा। तो
तो 60% आपको जो है सब्सिडी ही मिलेगा। मतलब अब है कि 10,000 में आपको सरकार कितना दे रहा है, 6,000 सब्सिडी दे रहा है। तो अच्छी बात है ना, लगाना चाहिए सोलर पैनल। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि द रेस्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय ए प्राइवेट डेवलपर हु इज एफिलिएटेड टू ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कनेक्टेड टू द पावर मिनिस्ट्री। तो 20% कौन देगा, तो 20% जो है सरकार के साथ जो टाई अप है कंपनी जो ये सोलर पैनल बनाएगी, 20% वो आपको सब्सिडी दे रहा है, वही लिखा है। और वो जो है कंपनी किसके साथ टाई अप है, किसके साथ जुड़ा है, तो पावर मिनिस्ट्री, ऊर्जा मंत्री के साथ। क्या बोलो। सर ये 20% कौन दे रहे हैं? टायर। जैसे मान लीजिए कितना हुआ, 10,000। अब 10,000 का सोलर पैनल है तो 4,000 कौन दे रहा है आपको, गवर्नमेंट। 2,000 कौन, यही ना। जैसे मान लीजिए सोलर सोलर पैनल कोई कंपनी बनाएगी ना, जैसे मान लीजिए रिलायंस, तो 2,000 ये रिलायंस आपको दे रहा है। मतलब हम ये नहीं करें कि रिलायंस ही दे रहा है, जो कंपनी उसके साथ टाया, तो 6,000 हुआ। तो 6,000 आपको सरकार मतलब सर गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया। बाकी आपको कितना लगाना पड़ेगा, सिर्फ 4। ठीक है, समझ में आया। मतलब सर 10,000 का सोलर पैनल है तो हमें सिर्फ 4,000 ही लगाने पड़ेंगे, बाकी के 6,000 गवर्नमेंट देगी, है ना? ठीक है, समझ गया। हाँ सर। चलो, जो कंपनी बनाएगी ना वो भी आपको 20% दे रहा है सब्सिडी। चलो, कहता है इंडियाज डिस्कॉम। अच्छा ये देखो, डिस्कॉम, डिस्कॉम मतलब होता है स्टेट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर। मतलब स्टेट में जो बिजली प्रोवाइड करता है ना, हर स्टेट, उसको बोलते हैं डिस्कॉम कंपनी। तो कहता है मोस्ट ऑफ विच आर हैवली लॉस मेकिंग have had little incentive so far in moving high consumption customer to decentralized solutions such as rooftop solar। अब देखो क्या कहता है ये जो डिस्कॉम कंपनी है ना, ये बहुत घाटे में चल रही है अभी। क्यों घाटे में चल रही है, क्योंकि बिजली बिल जमा कम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि कंजम्पशन करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब बिजली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इनको जो है इन पे भार कम पड़ेगा। कैसे, तो मान लो सोलर पैनल लगा दिया तो क्या करेगा, वो बिजली यूज करेगा, ग्रिड वाला नहीं यूज करेगा, सोलर पैनल से यूज करेगा। तो उस पे भार क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा डिस्काउंट पे। ठीक है, कहता है कि अभी तक की अगर बात करें तो 12 गीगावाट जो है आउट, मतलब 40 गीगावाट करने का पूरा इंडिया में, ठीक ना, 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस किया जाएगा। जिसमें अभी तक कितना इंस्टॉल हुआ है जी, 12 गीगावाट हुआ है। तो मतलब अभी और भी चाहिए 28 गीगावाट। ठीक है, और अगर बात करें कि हाउस होल्ड, मतलब कितने जो है नॉर्मल लोग जो है मतलब 12 गीगावाट में यूज कर रहे हैं, तो 2.7 गीगावाट ही यूज कर रहा है आम आदमी। बाकी जो है रेस्ट ऑफ कितना जो है इधर कितना 10 के आसपास, 9:30 के आसपास, वो क्या है कमर्शियल बिल्डिंग वाले यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में या नहीं आई। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया सर, ये दो कोई लाइन बात से। कोई बात परसेंट से। देखो 12 गीगावाट, हम्म। सरकार का कितना है टारगेट, 40 गीगावाट बिजली को यूज कराना है आम आदमी। ठीक है, 40 गीगावाट में अभी कितना तैयार हो रहा है बिजली बिल, मतलब बिजली सोलर पैनल से, 12 गीगावाट। और 12 गीगावाट में जो है 2.7 ही क्या है आम आदमी यूज कर रहे हैं। तो बाकी कितना हो गया 9.3। तो ये जो नाइन पॉइंट हाँ। थ्री गीगावाट है कमर्शियल यूज हो रहा है। मतलब जैसे फैक्ट्री हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग जो मतलब क्या बोलते हैं भाड़ा वो लोग यूज कर रहे हैं, समझे। आम आदमी ने जैसे हम तुम होंगे ना, इस तरह लोग तो 2.7 ही है, मतलब 2.7 गीगावाट ही बिजली यूज कर पा रहे हैं। बाकी सब कमर्शियली यूज हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह में यूज हो रहा है सोलर पैनल। लेकिन क्या है कि आम आदमी तक पहुंचना चाहिए ना, समझ गया। चलो, दूसरा न्यूज देखिए। ये आप ये आप जो है याद अच्छे से देखिए, सुनिएगा, मे भी पॉसिबल ये पूछ सकता है। देखिए यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले क्या याद रखना है कि किस आर्टिकल में है ये, बताओ। 44 आर्टिकल है, ठीक है। और ये अभी इंडिया में लागू नहीं है एक्सेप्ट वन स्टेट। कौन सा, गोवा। सिर्फ गोवा में क्या है
यूसीसी लागू है। तो यूसीसी लाने का कहाँ पे ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, मतलब असेंबली में, तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, अगर इसमें बिल पास हो गया, ये एक्ट बन जाएगा यूसीसी उत्तराखंड में, तो दूसरा स्टेट बन जाएगा जहाँ पे यूसीसी लागू है। ठीक है, अभी देखेंगे यूसीसी क्या होता है। कहता है कि व्हाट डज ए यूसीसी एम्स टू डू। तो यूसीसी का एम क्या है, तो देखो, कहता है टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज टू रिप्लेस द डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉ ऑफ एवरी रिलीजन pertaining to subjects such as marriage, divorce, adoption और inheritance। क्या कह रहा है, देखिए दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है पर्सनल लॉ, ठीक है, एक होता है क्रिमिनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म का अलग कानून है, मुस्लिम धर्म का अलग कानून है, जैन का, ये सब क्या है, अलग अलग कानून, इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। एक होता है क्रिमिनल लॉ, जो सबके लिए बराबर है। तो क्या होता है इसमें, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा ना, तो जो पर्सनल लॉ में डिस्टिंक्ट कल्चर है, अलग अलग जो कल्चर है, इंपॉर्टेंस है, उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब हर धर्म में क्या किया जाएगा, पर्सनल लॉ को रिप्लेस किया जाएगा। तो पर्सनल लॉ में क्या क्या चीजें, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, बच्चा एडॉप्शन, इनहेरिटेंस मतलब बाप का संपत्ति बेटे को, उसका संपत्ति उसके बेटे को, ये सब चीजें। तो ये सब क्या है, सब धर्म में अलग अलग सिस्टम है, ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, किसके द्वारा, यूसीसी, मतलब सभी के लिए जो है एक तरह का कानून होगा। ये बात समझ में आई सबको या नहीं आई। मतलब सर जितने भी धर्म है सभी के लिए कानून एक हो जाएगा अगर यूसीसी आ जी जाएगा तो। जी जी, चाहे मैरिज हो या डाइवोर्स हो, कुछ भी, जैसे हिंदू का मैरिज क्या है, अलग तरह से होता है, मुस्लिम का हम्म। मैरिज अलग तरह से होता है, ये सब अब नहीं होगा, एक जैसा होगा। ये बात है कहीं कहीं, ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब। समझ में आई बात। तो शादियां भी सर एक ही धर्म से होंगी चाहे वो कैसी भी हो। एक ही धर्म से नहीं, एक मतलब अलग एक तरह ही का अलग कानून रिचुअल से। बनेंगे। हाँ, एक ही अच्छा। रिचुअल्स। ठीक है, चलो। हाँ सर। कहता है दिस स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कानून आया है कहाँ से आया है, तो आर्टिकल 44 से आया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसका क्या है, तो विच मैंडेट्स दैट द स्टेट shall endeavor to secure for citizens uniform civil code throughout the territory of India। तो कहता है ये स्टेट की जिम्मेवारी होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक, मतलब पूरे भारत में क्या आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ताकि क्या हो सके, सिटीजन सिक्योर हो सके। अगर एक चीज बताओ, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा बताओ, ये जो लड़ाई होती है किस लिए होती है, कोई कहता है कि मेरा ये धर्म है, अरे मेरे में शादी ऐसा होता है, मेरे में ये कानून ऐसे चलता है। अगर सबका एक ही जैसा, फिर लड़े वो किसके लिए, लड़ोगे कोई चीज के लिए, नहीं लड़िएगा। तो अच्छी बात है ना, ये आनी चाहिए। तो अभी ओपिनियन भी मांगा जा रहा है, उत्तराखंड वाले सब ओपिनियन देंगे आगे। चलो, कहता है दिस प्रोविजन इज ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो प्रोविजन है स्टेट पॉलिसी का, किसका कौन सा पार्ट है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पढ़ाए थे डीपीएसपी, उसी का ये क्या है, पार्ट है ना, आर्टिकल 44। ठीक है, जो कहता है कि नॉट इनफोर्सेबल, प्ले ए वाइटल रोल इन गवर्नमेंट। तो कहता है कि ये इनफोर्सेबल नहीं है, और ये सरकार जो रोल पे करती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, कौन, डीपीएसपी। मतलब नॉट इनफोर्सेबल, जबरदस्ती नहीं है ये, मतलब स्टेट को सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसा कीजिए, मतलब स्टेट क्या, गवर्नमेंट के लिए कहती है ना। फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जा सकते हैं कि डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक सजेशन है एक टाइप का। क्या बोले बोले। और ये वाला स्टेट गवर्नमेंट के लिए बोला है ना सर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई कंपल्शन हाँ हाँ, नहीं है। हर स्टेट में जो है ना डीपीएसपी को कहता है फॉलो करना। ओके। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, थोड़ा सा देखते हैं। कहता है ओवर द इयर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज deliberated upon the UCC in several judgments but refused to issue any directive to the government since law making falls within the exclusive domain of parliament। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत सारे जजमेंट में यूसीसी से रिलेटेड जो जजमेंट दिए हैं, तो उस पे क्या है, डेलिबरेटेड, विचार विमर्श किए,
बट कोई भी डायरेक्टिव देने से मना कर दिया, मतलब कोई भी निर्देश जो है इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को देने से इनकार कर दिया। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, क्यों इनकार किया? कि मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है कि नहीं नहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यहाँ यहाँ लागू होगा। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो सिर्फ किसके अंदर है? पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट। तो याद रहना चाहिए ये सब बातें, ठीक है ना। ये एक अच्छा डिबेट हो सकता है कहीं पे, अगर आपका डिबेट हो तो। पता है 1985 में एक जजमेंट दिया गया था, उसका नाम था शाह बानो बेगम केस। ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड ए डेड लेटर एंड कॉल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो शाह बानो केस में क्या बोला कोर्ट कि ये जो है आर्टिकल 44 क्या है, एक डेड लेटर की तरह बन गया है, ठीक ना। और उन्होंने क्या बोला कि इस चीज को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो, ये नहीं लिखे समझ लीजिए बस, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनसे भी मांगा गया कि आपकी क्या राय है देश में कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो इस पे उन्होंने बताया कि देखिए बहुत सारे राय बताया, उसमें एक चीज मुझे अच्छा लगा आर्गुमेंट, कि पूरे धर्म को आप एक साथ एक जैसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो हर धर्म में क्या किया जाए? चेंज कर दिया जाए। मतलब पर्सनल लॉ जो है ना उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, फिर हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बात ठीक लगा मुझे ये, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या सही है? मतलब सर सुधार कैसे? अब जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो हम्म। इसमें जो मान चलिए कल्चर है, कोई लॉ है, तो उसमें अगर कुछ गलत है, बहुत जो बहुत दिनों से चलते आ रही है, कंजर्वेटिव है, तो उसमें सही कर दे, जहाँ पे गड़बड़ी है वहां सही कर दे, बस ठीक है, हो गया। या मुस्लिम में ही है तो जहाँ फॉल्ट है उसको सही कर दे, बस हो गया। क्योंकि आप पूरा धर्म को एक साथ बदल दीजिए, मतलब हर के नियम कायदे को बदल दीजिएगा तो बहुत सारे चैलेंजिंग है। फिर फंडामेंटल राइट्स का इशूज आ जाएगा, आर्टिकल 14 आ जाएगा, आर्टिकल 25 आ जाएगा, तो दुनिया भर का चीजें हैं। समझ गए बात को? हाँ सर। हम्म। चलिए आगे एक न्यूज है, देखिए इसमें जो है ना, डर, डर क्या होता है? तो डर पता है किसी को भी? जैसे मान लो आप स्नैक देख लिए सामने से, है ना। सामने से जब आप स्नैक देख लो तो क्या होगा? डरते हो कोई कि नहीं? नहीं डरते हो? हाँ डरते सर हो, डरते कोई हैं। भी डरता है। तो ये डर क्यों होता है? इसी पे रिसर्च किया। कहाँ के? जापान के साइंटिस्ट ने। किस पे रिसर्च किया जी? फ्लाइज पे, मक्खी पे। इनका नाम है, एक तिसुजू करके नाम है, डॉक्टर टी सुजी, ठीक है, ये है साइंटिस्ट, इन्होंने ही किया है। तो इनमें बहुत सारी चीज लिखा है कि बचपन से ही ये जो है इस चीज में एक्साइटेड थे कि कैसे, मतलब मक्खियों पे ये स्टडी बचपन से ही इनका चॉइस था। तो इन्होंने जब रिसर्च किया ना तो क्या पाया? टेचिकाइनिन, टेचिकाइनिन, इसकी वजह से क्या होता है? ये केमिकल्स है, न्यूरोकेमिकल्स। क्या है? न्यूरोकेमिकल्स। यही हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, और ये जब रिलीज होता है ना तो ऐसे चलता है, वेव की तरह, ऊपर नीचे ऐसे। इसी समय डर लगता है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? तो फायदा इससे ये होगा, इस रिसर्च से, कि जितने तरह की जैसे एनजाइटी होती है, चिंता, फिक्र और साइको टाइप का जो डिजीज है उसमें हेल्प मिलेगा इससे, इस रिसर्च से। देखते हैं, कहता द फियर न्यूरोकेमिकल। तो ये जो है डॉक्टर साहब, इन्होंने क्या किया? took advantage of the variety of tools to genetically modify and study fruit fly। अच्छा, fruit fly पे क्या? to isolate the set of mutant flies। अब देखिए ये क्या किया, अब कैसे बनाओ। मान लीजिए ये एक तरह का कीड़ा है, पेंटिंग नहीं आती है, सो सॉरी। अब देखो दोनों दो तरह का थोड़ा बहुत दिख रहा है। क्या किया इन्होंने? तो इसमें रहने दिया क्या? टेचिकाइनिन केमिकल्स,
इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ध्यान से समझिए, बस समझने की काम है। तो इसमें टेचिकाइनिन है, इसी की वजह से क्या होता है, आदमी मतलब डर लगता है, और यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसने स्टडी में क्या पाया कि जब इसमें से रिमूव किया गया ना, तो इस मक्खी को क्या हुआ, कोई भी फियर, कोई भी डर नहीं हुआ। तो इससे क्या समझाइए कि यही जो है केमिकल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है डर के लिए। कौन सा जी, टेचिकाइनिन। ये कहानी, कंसेप्ट समझ में आया क्या कहना चाह रहे आ गया सर। थे? ठीक, ये यही चीज है, ये सब लिखा हुआ है। अब कहता है कि दिस मॉलिक्यूल्स causes anxiety like symptoms in mice and humans। डॉक्टर इन्होंने बोला कि एट द लेवल ऑफ molecules और genes perhaps the fear like mechanism is preserved across animal species। तो जितने तरह के एनिमल स्पेसीज है, तो सब में जो है ये एनेक्जाइटी, डर, ये सब जो है लगभग सब सिमिलर ही है, और वो भी क्या है, टेचिकानिन के द्वारा ही होता है। ठीक है, कहता दैट कुड एक्सप्लेन व्हाई वी मे लुक अवे फ्रॉम स्केरी सीन्स इन द फिल्म्स और एनिमल्स लाइक स्नेक। जैसे सांप को देख हम लोग डर से भागने लगते हैं, जैसे मूवी में देखे कोई चीज डर जाते हैं, तो ये सब क्या वही टेचिकानिन के वजह से है। अच्छा, कहता है क्या, ये काम कैसे करता है, तो न्यूरोकेमिकल, ये जो हमारा न्यूरॉन्स है, ठीक है ना, न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव कब होगा, सर जब, आपकी आवाज चली गई थी। अभी ठीक है, जी सर, स्नेक के आगे सुना नहीं है सर कुछ। तुम दोनों, तुमको जी काजल। नहीं सर, मुझे सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टेचिकानिन है, तो टेचिकानिन रिलीज होता है, तो न्यूरॉन से रिलीज होता है। ठीक है, ये फाइनल डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द टेचिकानिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन से रिलीज होता है कौन, टेचिकानिन, न्यूरॉन से टेचिकानिन। तो कहता है कि न्यूरॉन्स ज्यादा का, समझ गए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। काजल आ रही है, मुझे आ रही है सर। अगर मेरी तरफ से दिक्कत होता तो इनको भी नहीं आता। ठीक है, हाँ आ सर। रही है आवाज, जल्दी बोलो। अभी आ रही है, अभी आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि न्यूरॉन से रिलीज होता है टेचिकानिन, तो न्यूरॉन से निकलता है टेचिकानिन, तो ये कब ज्यादा एक्टिवेट होगा, तो जब न्यूरॉन्स एक्टिव होगा। तो न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव तब होता है जब उसमें क्या होगा, कैल्शियम आयंस ज्यादा होगा। अगर कैल्शियम आयंस न्यूरॉन्स में ज्यादा हुआ तो ज्यादा ये टेचिकानिन रिलीज होगा, कम हुआ तो कम रिलीज होगा। क्लियर है? यस सर। मतलब सर ये न्यूरॉन्स पे डिपेंड है, न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे तो न्यूरॉन्स में, टेचिकाइनिन ज्यादा। हाँ? न्यूरॉन्स में कैल्शियम पे डिपेंड करता है कितना है। ठीक है, अच्छा। तो न्यूरॉन्स अगर एक्टिव होगा तो क्या होगा, टेचिकानिन भी ज्यादा रिलीज होगा। हाँ। ठीक है, ये एक न्यूज देखो, अच्छा न्यूज है। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है जी, तो जब बड़े बड़े स्टार जैसे न्यूट्रॉन स्टार, तो जब बड़े स्टार क्या होते हैं, तो स्टार में कौन सा रिएक्शन होता है बताओ, फ्यूजन या फिजन, फ्यूजन होता है। तो जब इस तरह का रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन खत्म हो जाता है, तो उसका पूरा वेट सहित क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है स्टार अपने ओल्ड स्टेज में, तो क्या बनता है, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जब बन गया, तो ब्लैक होल में देखिए ये बीच में दिख रहा है, ये नहीं दिखा, हाँ सर। हाँ सर, सिंगुलर। इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी, क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। और इसका जो देखिए ये इधर वाला रीजन ऐसे लैटिट्यूड वाला, ये इस तो
ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के जो चारों और ये रीजन है, ये वायलेट वाला, इसको क्या बोलते हैं? आर्गो एस्फेयर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ इम्पोर्टेंस वाली बात, समझ गए? और हॉरिजन पे देखिएगा, ठीक ना, इवेंट हॉरिजन, ये याद रखिएगा। अब देखिए समझते हैं क्या कर रहा है ये। तो कहता है रोटेटिंग ब्लैक होल्स हैविंग ए यूनिक फीचर ए रीजन आउटसाइड देयर आउटर इवेंट हॉरिजन कॉल्ड अर्गोस्फेयर। समझे? तो कहता है एक रीजन है जो क्या कहता है, आउटसाइड देयर आउटर इवेंट हॉरिजन। तो ये एक रीजन है, ये एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के जो चारों और ये क्षेत्र है, ये क्या है? अर्गोस्फेयर। कहता है ब्लैक होल कैसे बनता है, ये पता है। अच्छा, ब्लैक होल के जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या आइंस्टीन साहब ने दिया था, कहता है ये थ्योरी यहाँ पे काम नहीं करता है। अब समझने वाली इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल जो पुल्स है बहुत अच्छे खासा मात्रा में इमर्ज होती है। मतलब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो ये जो ग्रेविटेशनल इमर्ज होता है, मतलब ग्रेविटेशनल डेवलप होता है, ग्रेविटी कहाँ से डेवलप होता है? इसी सिंगुलरिटी से, ठीक है। अब देखिए कहता है द इवेंट हॉरिजन describes a sphere around the singularity. When anything enters this sphere, it can't escape unless it travels faster than light, which is impossible. अब देखिए यही समझना है, बस 1 मिनट और ध्यान दीजिए। अब देखो ये क्या है, बताओ बताओ। सिंगुलरिटी, ग्रेविटी, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी। अच्छा, ये और singularity। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है, अच्छा खासा मात्रा। तो ये ग्रेविटी जिस रीजन में है, किस रीजन में है? इवेंट हॉरिजन। ये चारों ओर क्या है? हॉरिजॉन्टल। इवेंट हॉरिजन बोलते हैं इसको, ठीक है। इवेंट हॉरिजन में क्या है, ग्रेविटेशन ज्यादा है। ग्रेविटेशन कहाँ से आया? तो सिंगुलरिटी से आया। तो कहता है इवेंट हॉरिजन में अगर कोई भी पार्टिकल्स आएगा तो वो उसको पार नहीं कर पाएगा। इतनी ग्रेविटेशन है कि वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे सनलाइट है, तो तुम अगर सनलाइट को रोक दोगे तो सनलाइट रुकेगा? अगर तुम लोग सनलाइट को सोचोगे अपनी तरफ खींच ले, नहीं रुके। तो कोई ऐसा डिवाइस है जो लाइट को अपनी तरफ खींच ले? नहीं है। जैसे मान लो कि मान लो कि टॉर्च का लाइट जलाए तुम पे, और कोई हम मशीन से उस लाइट को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं है। लेकिन ये क्या है, इवेंट हॉरिजन जो पॉइंट है ब्लैक होल में, ये लाइट को भी खींच लेता है अपनी तरफ। इतनी ग्रेविटेशन है इसमें। इमेजिन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? इतनी ग्रेविटी है इसमें, लाइट को भी क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच लेगा और उसे पास करने नहीं देगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब आते हैं अर्गोस्फेयर पे। अर्गोस्फेयर कहाँ है? तो इवेंट हॉरिजन के चारों ओर एक स्फेयर है। क्या है? अर्गोस्फेयर। अब इसमें क्या है, इसमें अगर कोई पार्टिकल गया तो वो पार्टिकल फिर से आ सकता है, रिटर्न हो सकता है। तो इसका मतलब इस स्फेयर का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, वहां से एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए रिसर्च हो रही है इस पे। आई बात समझ में? ब्लैक होल से कर पाएंगे, एनर्जी निकाल पाएंगे हम लोग? सर मतलब रिपीट करना सर। देखो ये क्या है, ब्लैक होल है, ये पॉइंट है सिंगुलरिटी। यहाँ पे कौन सा है, इवेंट हॉरिजन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल। तो यहीं पे है ग्रेविटेशनल पुल, है ना, हाँ। इसी में। अब इसके जो चारों और ये रीजन है, ये क्या है, अर्गोस्फेयर। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल डाल दिया तो इस पार्टिकल को हम खींच के फिर निकाल सकते हैं, लेकिन इस रीजन में तो नहीं निकाल सकते ना। ये वाला जो रीजन है इवेंट वो तो हॉरिजन, रोक लेगा। तो अर्गोस्फेयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ।
इसमें कर सकते हैं, सर पर ये मतलब यहाँ इवेंट पे हॉरिजॉन में नहीं कर सकते हैं ना सर? वहां पे कर सकते हैं, वहां भी एनर्जी रिलीज, हम एनर्जी को वहां से कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है कि वो ऐसा ग्रेविटी। ऐसा पार्टिकल जो सनलाइट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड चले। तो ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई हम ऐसा डिवाइस बनाए जो क्या करे, सनलाइट से भी ज्यादा स्पीड में चले। अभी तक तो नहीं बना। तो इसलिए कोई भी चीज वहां से एस्केप नहीं हो सकता, भाग नहीं सकता वहां से। जो चला गया चला जाएगा उसी के अंदर। लेकिन अर्गोस्फीयर में चला जाएगा तो आ भी सकता है। कहानी समझ में आ गई? ग्रेविटेशनल जो है ब्लैक होल में कहाँ से इमर्ज होता है? तो सिंगुलरिटी से। कहाँ पे होता है ये? इवेंट होरिजन के क्षेत्र इवेंट में। हॉरिजॉन। ठीक है, अर्गोस्फीयर में होता है ग्रेविटेशनल इतना। नहीं। ठीक है। नहीं सर। हाँ, तो यही न्यूज था आज का। और शाम में जो है डेली 10:30 बजे, याद रखिए 10:30 बजे डेली आप लोग को करंट अफेयर्स टेस्ट, जो आज पढ़ाया उसी का टेस्ट। तो जो जुड़ना चाहते हैं आज से रेगुलर रहेगा, कभी लेट नहीं होगा। इस नंबर पे ज्वाइन करिए और टेस्ट दीजिए डेली 10:30 PM। उसी टाइम एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। आप लोग को 10 बजे जो है ये आपको PDF मिल जाएगा टेस्ट का, और 10:30 बजे इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलो कल।